थोड़ी सी स्पेस से ही हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। कई बार ये भी तो होता है, जिस भी तरीके की बात वो करना चाह रहा है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मौका तो दो कि वो आपसे बात कर सके। गर्लफ्रेंड भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रही है, आपकी बॉडी रिएक्ट तो करेगी। सो आपकी जो सैडनेस है, आप जो हर्ट फील कर रहे हो, वो बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन है। कई बार हमें लगता है कि ऐसा नहीं फील होना चाहिए, भाई इतना दुख क्यों हो रहा है, दुख तो होगा। रियल लाइफ में रिलेशनशिप है और एक जो फिल्म की लाइफ में, जो मूवीज में हम देखते हैं, उस रिलेशनशिप में बड़ा फर्क है। बहुत बार लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो वो मूवीज में देखते हैं कि उस तरह से हमारी वो रिलेशनशिप या वो लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस कई बार पूरी नहीं हो पाती। एक लड़की को क्या जरूरत पड़ेगी उसके हस्बैंड को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको ऐसी कंडीशन में कर देने की कि उसको खत्म ही कर दिया? तो एक रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो वो अब हमें दाल बराबर लगने लग गई है, हालांकि वो है मुर्गी, बट हमें दाल बराबर लगने लग गई है। स्वागत है दोस्तों, फिर से मैं बंटी धीमान। और आज मेरे साथ में है पलक डडवाल जी कनाडा से। तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनको पलक जी के बारे में बताना चाहूंगा। पलक जी ग्रीफ एंड लॉस रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं, एनएलपी एक्सपर्ट हैं। तो पलक जी के बारे में पहले हम एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, उसमें पलक जी के बारे में काफी सारी बात भी की थी। तो जो उस वीडियो को देख चुके हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने उस पॉडकास्ट को वीडियो को नहीं देखा तो उस पॉडकास्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी उस वीडियो से। तो आज इस वीडियो में पलक जी के साथ दोबारा से बात करने का एक मौका मिला। तो आज हम एक मेन टॉपिक जो हमारा है इस वीडियो का, वो रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करने वाले। तो पलक जी से रिलेशनशिप के ऊपर काफी सारी बातें करेंगे। तो थोड़ा सा पलक जी के बारे में भी जानने की और ज्यादा हमें चीजें मिलेंगी। तो मैं शुरू करूंगा पलक जी से, लेकिन सबसे पहले पलक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। बिल्कुल, थैंक यू बंटी जी, आपने मुझे सेकंड टाइम इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पर। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। ओके। तो पलक जी, रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में एक सबसे पहले बेसिक सी बात मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ, इसको आप सवाल समझ लीजिए। रिलेशनशिप मतलब क्या? बहुत बार क्या होता है, वो लाइफ हो या रिलेशनशिप हो, बहुत बार ऊपर नीचे बातें होती हैं, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। तो उसमें कई बार कुछ खटास भरी बातें, जैसे कभी नाराजगी, कभी कोई इशू, कभी कोई प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं हर एक रिलेशनशिप में। तो एक रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, एक बॉस या एम्प्लॉय के बीच में हो, या और कोई भी। तो एक रिलेशनशिप को हेल्दी वे में कैसे मैनेज करके रखा जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल बंटी जी, सो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिलेशनशिप्स जो है वो होते हैं। बट इसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, चलो आपने एग्जांपल दिए जिनमें दो लोग इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप आपका अपने आप के साथ भी होता है, तो वो भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। एंड जो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी वे में एक रिलेशनशिप में बैलेंस रखने का जो तरीका है, वो है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कम्युनिकेट दो लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, तो मतलब इश्यूज जो है वो बहुत बड़े इश्यूज में नहीं बदलेंगे। अगर बदल भी गए तो आप अपनी कम्युनिकेशन यूज करके एक दूसरे के साथ बातचीत कर कर आप रिजॉल्व कर सकते हो। आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके खुद के रिलेशनशिप अगर किसी के साथ कभी खराब हुए, तो वहां कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर था कि आप या तो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अगर आपने किया भी तो अगला पर्सन ने इतना एफर्ट नहीं किया कि आपको समझने का एफर्ट नहीं किया, राइट। या फिर अगला पर्सन भी हो सकता है आपके साथ कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहा था कि उसको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चीज बॉदर कर रही है, क्यों रिलेशनशिप में एकदम से शिफ्ट आ रहा है, और शायद आप नहीं समझ पाए, राइट। तो मुझे लगता है कि जहां पर एक कम्युनिकेशन हम रिस्पेक्टफुल वे में कर सकते हैं एक रिलेशनशिप में, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो होता है, क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज को मौका मिल जाता है कि एक सेम पेज पे रहने का, कि उस रिलेशनशिप में सेम तरीके से एफर्ट करने का। तो मुझे लगता है बहुत कॉमन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आती है, वो कम्युनिकेशन की वजह से ही आती है।
मतलब कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत का सिलसिला बरकरार रहना चाहिए और बातचीत होती रहनी चाहिए। इसी बिल्कुल। बात से मुझे एक बात याद आ गई। अ, मेरा एक फ्रेंड है और वो 2-3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनका वो रिलेशनशिप में है। तो अभी उसने मुझे सवाल किया, 3-4 दिन पहले की बात है। उसने कहा कि मुझे 2-3 साल का टाइम हो गया है, लेकिन अभी मेरा बात करने का मन नहीं करता। जैसे मन भर जाता है या फिर बोर हो जाता है। और सेम जो लड़की है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका भी सेम यही कहना है कि मेरा बात करने का मन नहीं करता। लेकिन हाँ, दोनों में प्यार है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अभी वो 1 महीने के लगभग हो गया, वो बातचीत नहीं हो रहा। तो ऐसे तो उनका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे फिर कमजोर होता जाएगा, अगर वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो मैंने भी उनको यही कहा कि आपको बातचीत जरूर करते रहना चाहिए। और अगर बातचीत से मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, कि आज वो बोरिंग लग रही है वो रिलेशनशिप, तो उनको मिलना भी जरूर चाहिए। तो क्या ये भी एक एक हेल्दी वे है, एक तरीका है कि मिलने से भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बट एक बात ये भी है कि जहां पर आपकी रिस्पेक्ट है, कई बार डिस्टेंस भी होता है कि नहीं मिल सकते दो लोग आपस में, बट फिर भी उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ऐसे भी एग्जांपल्स जो है वो हमारे साथ हमारे सामने हैं कई, राइट। सो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब कम्युनिकेशन की बात मैं कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ अ, अच्छी बातें कर ली, या मतलब जो बात हम सुनना चाहते हैं दूसरे पर्सन से वही बातें कर ली। कम्युनिकेशन बरकरार रखने का मतलब यह है कि आप रिस्पेक्ट इतनी आपके अंदर दूसरे इंसान की है कि आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप रिस्पेक्ट करते हो। सो फॉर एग्जांपल, आपने जो एग्जांपल दिया, हो सकता है वो दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि हमें शायद बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, राइट। शायद थोड़ी सी स्पेस से ही हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, कई बार ये भी तो होता है। तो वो भी तो एक काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हो गई ना दो लोगों में। सो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा 24 आवर्स जो है आप एक दूसरे से बात ही करते रहो, तभी आपका रिलेशनशिप जो है एक हेल्थी वे में चलेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे की इतनी एक होता है ना, आपके मन में रिस्पेक्ट है कि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अदर पर्सन लेके आ रहा है, तो आप उसको एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रहे हो कि ठीक है, मैं आपको सुनने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको समझने के लिए रेडी हूँ। आपने देखा होगा कि ये चीज जो एक्टिव लिसनिंग मैं बोल रही हूँ, कि मोस्टली क्या होता है रिलेशनशिप में, कि ऐसा नहीं होता कि दूसरा पर्सन बैठा ही हुआ है कि आप उसकी कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करो या उसको आपसे कोई एडवाइस ही चाहिए। कई बार हमें सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। मोस्टली रिलेशनशिप्स में हमें कोई सुनने वाला चाहिए, राइट। सो इसलिए एक्टिव लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, कि आप एक प्लेटफॉर्म जो है आप प्रोवाइड करो अगले पर्सन को, कि जिस भी तरीके की बात वो करना चाह रहा है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मौका तो दो कि वो आपसे बात कर सके। सो कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन का जो है वो ये मतलब है। जैसे आपने एग्जांपल दिया अपने फ्रेंड्स का कि गर्लफ्रेंड के साथ रोज रोज बात नहीं हो रही, लगता है कि रोज रोज बात करने की जरूरत नहीं है। उस सिनेरियो में हो सकता है कि गर्लफ्रेंड भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रही है कि ठीक है, मे बी हम इतनी बात एक दूसरे से नहीं कर रहे, बट हमारे में कुछ उसके कारण मेजर प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, राइट। दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। उस वे में भी उनका रिलेशनशिप जो है एक हेल्दी वे में चलता जा रहा है। ओके। अच्छा, मैं बात करूं अगर ब्रेकअप वाली साइड की, तो एक मैंने सवाल भी लिखा है। ब्रेकअप के बाद एक अकेलापन और खालीपन महसूस होता है पर्सन को। तो इस इमोशनल वर्ड को एक हेल्दी तरीके से कैसे फिल किया जा सकता है? बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि आप उस वॉइड को फिल करो तो एक हेल्दी वे में जो है वो फिल करो। पहले तो एक्नॉलेज करना कि एक रिश्ते में जिसमें आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया था, क्योंकि जो उसको उसका जब टूटेगा, वो रिश्ता जब भी टूटा है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट तो करेगी। आपकी जो सैडनेस है, आप जो हर्ट फील कर रहे हो, वो बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन है। कई बार हमें लगता है कि ऐसा नहीं फील होना चाहिए, भाई इतना दुख क्यों हो रहा है। दुख तो होगा, क्योंकि आपके इमोशंस इन्वॉल्व थे। जहां पर भी आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, वहां पर कुछ आपकी बॉडी किसी वे में तो रिएक्ट करेगी, और वो जो एक नॉर्मल रिएक्शन आपका निकल रहा है, उसी को हम ग्रीफ बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ब्रेकअप की स्थिति में ही आप ग्रीव करते हो। कई बार एक बार होता है ना, रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, तो अब शिफ्ट हो गया, मतलब सडन शिफ्ट आ गई है रिलेशनशिप में, तो आप उस वे में भी ग्रीफ का प्रोसेस जो है आप
फील करते हो, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है कि भाई अच्छा खासा चल रहा था, अब प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं दोबारा से ठीक होगा नहीं होगा, सर्टेनिटी, राइट। सो पहले तो आप एक्नॉलेज करो कि आपका जो रिएक्शन निकला है ब्रेकअप से, जो सैडनेस हर्ट है, वो एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। हम ह्यूमन बीइंग्स जहां पर भी हमारे इमोशंस इन्वेस्ट हुए हैं, कुछ तो बॉडी रिएक्ट करेगी। दूसरा ये कि अपने आप को टाइम दो। आपको बहुत आपके आसपास जो लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको रश करने को बोलते हैं कि यू शुड मूव ऑन, यू शुड गेट ओवर इट। बट अगर आप अपने नर्वस सिस्टम की बात करो, कि वो रिलेशनशिप आपके नर्वस सिस्टम में एक जगह बना चुका है, राइट, क्योंकि वो एक मेमोरी है, आपका पास्ट जो है वो आपका एक पार्ट है। सो वो जो आपके नर्वस सिस्टम में इसने छाप छोड़ी है, उसको एकदम से इरेज कर देना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब ब्रेकअप होता है, एक हेल्दी वे में अगर आप डील करना चाहते हो, कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि भूल जाना, इरेज कर देना मेमोरीज कंप्लीटली, या जो आपके आसपास के लोग आपको बोलो कि भाई इतना टाइम हो गया, 3 महीने निकल गए, अब तो इसके बारे में बात भी मत कर, अब तो भूल जाना चाहिए, राइट। उस एडवाइस से आप जो है अपने आप को अफेक्ट मत करो। आप पहले अपने आप को समझो, इस प्रोसेस को, ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है इसको समझो, कि आपको जो फील हो रहा है वो नॉर्मल फील हो रहा है। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, कंप्लीटली आपको नहीं भूलेगा। रीजन बीइंग, उसका असर आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट। वो आपकी मेमोरी में छप चुका है, वो रिलेशनशिप आपका पास्ट, आपका हिस्सा है। सो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला वॉइड फिल करना है, सो आप देखो कि आपके आसपास कौन सी वो एक हेल्दी टेक्निक है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप कंप्लीटली भूल जाओ या गेट ओवर हो जाओ अपने रिलेशनशिप से, बट थोड़ी सी आपको मोटिवेशन मिले कि ओके, ये जो एक वॉइड मेरी लाइफ में ये रिलेशनशिप खत्म करने करने के बाद जो क्रिएट हुआ है, उसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ आगे कुछ मतलब सीखने के लिए, कि किस तरीके से इस पेन को मैं अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि ब्रेकअप के बाद लोगों ने करियर में बहुत अच्छा किया, बड़ी अच्छी जॉब उनकी लग गई, फैमिली में बहुत इन्वॉल्व हो गए, तो वो सब एक हेल्दी मैनर है अपना वो वॉइड को फिल करने का। ये एक्नॉलेज ही कर लेना कि ठीक है, वो वॉइड मेरी लाइफ में है, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एक हेल्दी वे में उस वॉइड को फिल करना है। मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाना है कि मेरी खुद की सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो। जी। सो ये ओके। गेम आप देखोगे कि बिल्कुल आपके हाथ में है, ये जो आप किस तरीके से आप ग्रीफ को समझना, हेल्दी वे में ग्रीफ के प्रोसेस को, अपने आप को अलाउ करना, अपनी बॉडी को उस प्रोसेस से, ये सब आपके हाथ में ही है। ओके। और पलक जी, ग्रीफ के बारे में आपने बात की, थोड़ा सा इसी के बारे में और डिटेल में जानना चाहूंगा, व्यूअर्स को थोड़ा सा और इजी वे में समझने में हेल्प मिले। ग्रीफ क्या है, और ब्रेकअप के बाद एक हेल्दी वे में कैसे डील किया जा सकता है? आप ग्रीफ के बारे में थोड़ा सा और इजी वे में एक्सप्लेन करके बताएं। बिल्कुल। सो द सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन मैं ग्रीफ की किसी को भी बताती हूँ, वो ये है कि ग्रीफ जो है ना, वो है डीलिंग विद अनमेट एक्सपेक्टेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन आपने सेट कर ली थी, इस वे में आपने एक्सपेक्टेशन क्या सेट की थी, ये रिलेशनशिप चलेगा, मेरा इस पर्सन के साथ फ्यूचर ऐसा रहेगा, राइट। सो वो जो एक्सपेक्टेशन आपकी मीट नहीं हुई, उसके साथ डील करना जो है उसको हम ग्रीफ बोलते हैं। एक बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा निकलता है जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उस फैमिली, आपने एक्सपेक्ट तो नहीं ना किया था कि डेथ हो जाएगी, आपकी वहां पर भी एक्सपेक्टेशन अनमीट हुई है, राइट। सो किसी भी अनमीट एक्सपेक्टेशन जो है, उसके साथ अनमेट एक्सपेक्टेशन के साथ डील जब हम करते हैं तो उसको हम ग्रीव बोलते हैं, ग्रीविंग का प्रोसेस बोलते हैं यूजुअली, जब भी कोई लॉस हम एक्सपीरियंस करते हैं। आपने पूछा कि ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले तो ये कि अपने आप को फोर्स करना कि कुछ आप ऐसी चीज करो जो कि आपके नर्वस सिस्टम के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है। नर्वस सिस्टम कैसे अलाउ करेगा कि बिल्कुल आप भूल जाओ, आप बिल्कुल इरेज कर दो, राइट, जो चीज आपकी मेमोरी में छप चुकी है। सो उससे अच्छा ये है कि आप अपने आप को इक्नॉलेज करो कि ठीक है, आप इमोशनली इन्वेस्टेड थे, इस रीजन से आपको दुख हो रहा है जो भी हो रहा है,
और अपने आप को फोर्स करने से, प्रेशराइज करने से कि मुझे भूल जाना है, अब तो भाई 3 महीने हो गए, 4 महीने, अब तो निकलना ही निकलना, अब तो भूल जाना चाहिए था, अब तो मतलब रिप्लेस कर दो अपने लॉस को, राइट? वो भी एक हेल्दी वे नहीं है। अपने आप को टाइम दो, उस वॉइड को एक हेल्दी वे में फिल करने की जो है आप ट्राई करो। दूसरा ये है कि आप जो अपना सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास, ऑफ कोर्स हम सबको एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको नीड है कि कोई हम हमें सुने। वी ऑल हैव दिस नीड ऑफ बीइंग हर्ड, बीइंग सीन, राइट? तो आप एक सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास ऐसा बनाओ, आपकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड कोई और भी हो सकता है, कोई हेल्पलाइन भी हो सकती है, राइट? कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, जो आपको लगता है कि एक नॉन जजमेंटल वे में, बिल्कुल नॉन जजमेंटल वे में एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकता है जब आप ब्रेकअप से निकल रहे हो, कि आपको सुने, जो भी आप फील कर रहे हो, एक होता है ना, आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर पाए कि आप जो फील कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। शायद मैं भी इस सिचुएशन में होती, या तो मुझे भी शायद मेरी बॉडी भी इसी तरीके से रिएक्ट करती, क्योंकि वैलिडेशन से पर्सन खुद ब खुद अपने आप को हील करना, जब उसको वैलिडेशन मिल जाती है ना, तो हीलिंग का प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है। तो अपना सपोर्ट सिस्टम आप ठीक रखो उस टाइम पर। और पलक जी, कई लोग ब्रेकअप के बाद क्लोजर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी आपने बताया अभी कि आप सिंपल वे में किसी दूसरे का सहारा ले सकते हैं जो आपको सुनने के लिए रेडी, वो पर्सनल वे में, प्रोफेशनल वे में, किसी भी तरह से। अच्छा, कई लोग ब्रेकअप के बाद क्लोजर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा क्लोजर मिलना जरूरी भी नहीं है, नहीं होता। तो अगर क्लोजर ना मिले तो आगे बढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। सो क्लोजर मत ढूंढो, सपोर्ट सिस्टम ढूंढो, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि जैसे आपने बोला कि क्लोजर मिलना पॉसिबल नहीं है, वो अगला पर्सन आपको किस तरीके का क्लोजर प्रोवाइड कर रहा है, करेगा भी कि नहीं करेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। सो इस टाइम पे ये जरूरी है कि आप एनालाइज करो कि आपके हाथ में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है, आप अपने लिए क्या कर सकते हो। जो आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ था, उसने क्लोजर प्रोवाइड आपको करना था, नहीं करना था, जो भी है वो तो हो चुका है। बट अब आपके हाथ में क्या है, राइट? सो अगर आपको क्लोजर नहीं मिला है रिलेशनशिप से, सो आप वो क्लोजर जो है वो खुद को प्रोवाइड करो। मोस्टली क्या होता है कि दुख, जो हमारी पेन जो लिंगर ऑन होती है, जैसे बोलते हैं कि सफरिंग चलती जा रही है, सालों के साल सफरिंग चलती जा रही है, राइट? वो इसलिए चल रही होती है कि एक तो रिलेशनशिप जब टूटता है ना, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस अनरिजॉल्व रह जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स, अनस्पोकन वर्ड्स। एक होता है ना अंदर कि आपको बात करने का मौका ही नहीं मिला, आपको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं, उससे पहले ही ब्रेकअप हो गया, राइट? सो वो चीज आपको तंग करती है। सो इस वे में मैं आपको बोलूंगी कि वो जो अनस्पोकन वर्ड्स आपके अंदर छिपे हुए हैं, जो पेन आपको मतलब पेन में बदल रहे हैं, राइट? उनको प्रोसेस करने का आप तरीका ढूंढो। क्योंकि जब आप उनको प्रोसेस कर लोगे ना, तो वो पेन आपकी, ऑफ कोर्स पास्ट इरेज नहीं हो रहा है, बट वो पेन आपके आगे फ्यूचर में कैरी ऑन भी नहीं हो रही। सो फॉर एग्जाम्पल, लिखना बहुत पावरफुल टूल है, मुझे लगता है हर किसी के पास एबिलिटी है इस टूल को यूज करने की। आप एक जर्नल लिखो कि ओके, मुझे क्लोजर नहीं मिला, बट अगर मुझे चांस मिलेगा, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, तो मैं उसको ये बातें बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये बातें अभी भी छिपी हुई हैं जो कि मुझे सफर करवा रही हैं अपनी लाइफ में। बहुत ऑनेस्टी के साथ लिखो ये जनरल, कि अगर आपको मौका मिल जाए उस पर्सन के साथ बात करने का जिसके साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, आप क्या बोलोगे? कौन सी चीजें जो अनफिनिश्ड बिजनेस बोलते हैं ना, क्या रह गया, राइट? उसमें देखो कि कौन कौन से इमोशंस आपके जो है ना वो सरफेस पे आ रहे हैं। सो इससे क्या होगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का। तो जब आपने इमोशंस प्रोसेस कर ली उस सिचुएशन से रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स वो पेन भी आपकी जो है फ्यूचर में कैरी ऑन नहीं होगी। तो जैसे मैंने पहले बोला, ये सारी गेम आपके हाथ में ही, ग्रीफ और मूव ओके, ऑन करने की। जी। आपने अ, आपने एक तरीका बता दिया कि उसमें एक सपोर्ट सिस्टम के साथ वो जुड़ सकते हैं। उस सपोर्ट सिस्टम में एक तो आप जैसे जो कोचेस हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी वो जुड़ सकते हैं। दूसरा वे, एक आपने ये भी बताया, वो जर्नलिंग कर सकते हैं। तो जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कोई सिस्टम, कोई स्ट्रक्चर, कुछ? जर्नलिंग अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल।
सो जर्नलिंग जो है, मैं बहुत इस टूल को मतलब जो है रेकमेंड करती हूँ, अपने सारे क्लाइंट्स को करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जर्नलिंग का ये है कि कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है, राइट? मतलब आप लिख रहे हो, अपनी सिचुएशन के बारे में लिख रहे हो, जिस भी तरीके से लिखना चाहते हो आप लिख रहे हो, राइट? जो भी इमोशंस आपको मतलब भारी हो रहे हैं उनके बारे में लिख रहे हो, तो इतना कंट्रोल है आपके हाथ में, तो मुझे लगता है कि सबको यूज करना चाहिए ये टूल। गाइडेड जर्नल्स होते हैं, जैसे आपने बोला कि अगर कोई पर्सन कंफ्यूज्ड है कि लिखना किसके बारे में नहीं पता, तो कई बार आप जनरल प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया एक, कि अगर जिसके साथ आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, अगर आपको मौका मिले बात करने का, क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिला, अगर आपको आज मौका मिल जाए उस पर्सन से बात करने का, तो आप क्या कहोगे? क्या है वो लास्ट अनफिनिश्ड बिजनेस, क्या है आपके अंदर छुपे हुए वो अनस्पोकन वर्ड्स, क्या है जिनको आप बताना चाहोगे उस पर्सन को, राइट? ये भी तो जनरल का प्रॉम्प्ट हो गया, तो आप वो लिखो। अगर आपको फिर भी थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो आप 3 इंटेंस थॉट्स लिख दो। जब भी आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, तो पहले 3 थॉट्स आपके दिमाग में क्या आते हैं, आप उनको लिखो। जब आप लिखोगे तो आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आपके जो अनरिजॉल्व इमोशन, जैसे मैं बता रही हूँ ना, वो सरफेस पे आप लिखते टाइम ही आप आपको मतलब एक होता है ना, आप नोटिस करना शुरू करोगे कि सब सरफेस पे आ रहा है दोबारा से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अपनी इमोशन से भागो मत। कुछ नहीं होने वाला भागने से। हमें लगता है कि पर्दा डाल दो, जैसे आपने बोला कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ जो कि मतलब अनहेल्दी है, या मतलब एक होता है ना, एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लो कि भाई अब तो मूव ऑन होना ही होना है, राइट? जितना आप इमोशन से भागोगे ना, उतना ही आपको एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? अपने आप को समझने में, अपनी पेन को एक्नॉलेज करने में, और एक हेल्दी वे में जो मूव ऑन करना है, लेट गो, उसमें भी टाइम लगेगा। क्योंकि आप आज भाग जाओगे, आज से 6 महीने बाद फिर से आप उसी सिचुएशन में होगे। सो उससे अच्छा ये है कि आप इमोशन से भागो मत, उनसे डील करना सीखो कि भाई मुझे प्रोसेस कैसे करना है इनको। तो जर्नलिंग मैंने जैसे बताया कि एक टूल जो हम सब यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में। मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा, जो भी सुन रहे हैं, पहले जो हमारी पॉडकास्ट आपके साथ हुई थी, तो उसमें तब आपका जो आपने जर्नलिंग की, जो अपने जर्नल थे वो पब्लिश होने के लिए भी प्रोसेस में थे। अभी तो आई थिंक आपके वो जर्नल भी पब्लिश हो चुके हैं। तो क्या वो जर्नल्स लोगों की हेल्प कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? बिल्कुल। सो वो जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं, 2 जर्नल्स मैंने अमेजोन पर पब्लिश किए हैं। पहला जो है उसका नाम मैंने दिया द करेज टू फील। बहुत ही बेसिक, मतलब जिसको जर्नलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, एक बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस जो शुरू करना चाहता है जर्नलिंग की, राइट? तो बहुत 3-4 उसमें बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको अलाउ करेंगे कि आप अपनी फीलिंग से भागो मत। द करेज टू फील, कि उनको फील करके आप लिखो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, राइट? दूसरा जो है वो ओवर थिंकिंग के ऊपर है। 100 डेज का जनरल है। उसमें भी 4 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में क्वेश्चंस बदलते हैं, प्रॉम्प्ट्स बदलते हैं, ताकि आपको एक होता है ना कि ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर कैसे निकलना है, वो पूरा आपको जो है वहां पर रोड मैप मिल जाएगा उस जनरल में। रिलेशनशिप के ऊपर मैं एक्चुअल में रिलीज करने वाली हूँ बहुत जल्दी, शायद इसी महीने रिलीज कर दूं, कि रिलेशनशिप का जो एक ट्रस्ट री एक होता है ना आपका ब्रोकन ट्रस्ट, उसके ऊपर मैं एक जनरल जो है वो रिलीज करने वाली हूँ इस महीने। सो आई होप अगर हमारा कोई भी व्यूअर्स उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो हम जरूर एक जर्नलिंग जो है वो हम इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर सकते हैं, कि बहुत हेल्पफुल टूल है। बहुत बढ़िया। तो आपके उस जर्नल का लिंक आप मुझे सेंड कर देना। मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि व्यूअर्स को डायरेक्टली उस जर्नल से वो कनेक्ट कर पाए, और उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। और पलक जी, एक हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान क्या है? और क्या, अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, तो उसको सुधारने का सही तरीका क्या है? जी। सो पहचान यही है कि दोनों, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्योंकि जब रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं रहती है, तो तब ऑफ कोर्स वो खराब होना ही होना है, राइट? और वो रिस्पेक्ट कैसे बनेगी एक दूसरे के लिए? वो तभी बनेगी जब आप एक दूसरे के को एक प्लेटफॉर्म, एक होता है ना कि आप ये समझ रहे हो कि इक्वल इन्वॉल्वमेंट है मेरे पार्टनर की भी इस रिलेशनशिप में, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू उतना ही मैटर करता है, राइट? सो आप जब एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, सो ऑफ कोर्स एज अ पर्सन भी आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लग जाते हो। मुझे भी
फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं जो भी फील कर रही हूँ मेरा पार्टनर मुझे सुनेगा, कोशिश करेगा समझने की, राइट? सो मेरी ऑफ कोर्स उसके लिए रिस्पेक्ट बन जाएगी उस पर्सन के लिए। सो रिस्पेक्ट, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप की एक जो है निशानी है। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे में आप अलाउ करो कि आप जो भी आप ट्रू सेंस में कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ करना चाहते हो ना, वो आप एक प्लेटफॉर्म एक दूसरे को प्रोवाइड करते हो कम्युनिकेशन करने का। रिलेशनशिप खराब हो रहा है अगर, तो मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारी अजम्पशंस हैं रिलेशनशिप में। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एज्यूम कर लिया है कि भाई शायद मेरा पार्टनर यही सोचता है, या मतलब ये सिचुएशन उसने इस तरीके से हैंडल की क्योंकि वो मेरे बारे में ये सोच, या कुछ भी तरीके की अजम्पशन जो है वो हो सकती है। सो उस वे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एजम्पशंस जो है ना उनको थोड़ा सा टेस्ट करो कि क्या ये मेरी अजम्पशंस है या फिर मेरे पास कोई एविडेंस है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, राइट? आप कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर से, आप पूछ लो, आप एक बार देखो तो सही कि आप अज्यूम ही कर रहे हो या उनके पीछे कोई एविडेंस भी है जो आप सोच रहे हो। सो इन ये छोटी मोटी चीजें करने से ही रिलेशनशिप जो है वो काफी स्टेबल रह सकता है। अच्छा पलक मैम, बहुत बार क्या होता है, एक रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप है और एक जो फिल्म की लाइफ में, जो मूवीज में हम देखते हैं, उस रिलेशनशिप में बड़ा फर्क है। बहुत बार लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो वो मूवीज में देखते हैं कि उस तरह से हमारी वो रिलेशनशिप या वो लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस कई बार पूरी नहीं हो पाती। और उस वजह से बहुत सारी दरारें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो एक पर्सन को, वो लड़का है या लड़की है, उसको अपनी रियल लाइफ में रिलेशनशिप को किस तरह से समझना चाहिए? क्या उसको बिल्कुल फिल्म लाइफ को ही फॉलो करना चाहिए उस रिलेशनशिप को, या उसको रियल लाइफ रिलेशनशिप को अ, समझना चाहिए? तो अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्या कहना होगा? बिल्कुल। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मूवीज जो है या रियल लाइफ जो है वो बहुत ही डिफरेंट है रियल लाइफ से। मुझे लगता है रियल लाइफ जो है आपकी मूवीज वगैरह में हमने देखा होगा कि मोस्टली हैप्पी एंडिंग की तरफ ही स्टोरी बढ़ती है, राइट? बट रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि हैप्पी एंडिंग ही हो, राइट? रिलेशनशिप में बहुत सारे अप डाउन आते हैं और दोनों टाइम की ही इक्वल वैल्यू है। ये जैसे आप अंडरस्टैंडिंग, तो दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम तभी मान सकते हैं कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अगर जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उस टाइम की भी उनको उतनी वैल्यू, और जब थोड़ा हार्श एक पैच आ गया है तो उसकी भी उनको उतनी ही वैल्यू। उनको पता है कि वहां से हमें सीखना कैसे है और क्या हमें एक दूसरे के बारे में सीखना है कि हम रिलेशनशिप को दोबारा से बैलेंस कर पाए, राइट? मोस्टली क्या होता है कि जैसे रियल लाइफ में दिखाते हैं कि एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने बोला, एक हम बहुत आइडियल सिचुएशन सोच लेते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप शायद ऐसा ही होता है कि घूमने को मिलता है या मतलब बहुत अच्छा चल रहा है बाहर, डेट्स पर जाना। बट रियल लाइफ का जो रिलेशनशिप है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही चले, उसमें बहुत अप डाउन्स भी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आपको मूवीज में दिखाया जा रहा है आप कंपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि वो एक बहुत आइडियल सिचुएशन दिखाई जाती है, राइट? कि जहां पर कुछ भी एक्सटर्नल इतने फैक्टर्स नहीं है। हाँ जरूर मैं मानती हूँ कि कुछ मूवीज बहुत अच्छी पिक्चराइज होती हैं, सीखने को भी मिलता है, बट फिर भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मूवीज से क्या मतलब, दो रिलेशनशिप्स को हम आपस में भी कंपेयर नहीं कर सकते। सो इंडिविजुअल आप जो भी है उसके साथ डील करना सीखें। ये एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, इसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई ऐसी असम्पशन आप ना अपने दिमाग में बना लें कि भाई मेरा पार्टनर अगर ये करेगा तो तभी मैं इसको आइडल रिलेशनशिप मानूंगी। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रख ले। अगर आपने रखी हुई है तो आप कम्युनिकेट करें ताकि आपके पार्टनर को पता तो हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन है क्या। मोस्टली तो पता ही नहीं होता कि एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? कम्युनिकेशन गैप है या मतलब नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, राइट? इसीलिए ये जरूरी है कि आप इंडिविजुअल अपने रिलेशनशिप को समझे कि उसका किसी और चीज के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ना मूवीज के साथ कोई कंपैरिजन है जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, ना ही किसी और रिलेशनशिप के साथ उसका कोई कंपैरिजन है। आपकी इक्वेशन
डिफरेंट रहेगी हर किसी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है। जी। क्या करना चाहिए उस पर्सन को कि सामने वाला पर्सन वो चाहता है कि वो मेरी तरह से काम करे, मेरी तरह से चले, जैसा मैं चाहता हूँ वो उस तरह से करे, लेकिन सामने वाले की सोच अलग होती है। तो यहाँ पर क्या फिट हो सकता है इस जगह पर कि जो ए पर्सन है, ये लड़का है, वो इस बात को समझे कि सामने वाला पर्सन जो उसका पार्टनर है वो चाहकर भी अपनी सोच को नहीं बदल सकता या वो बदलना नहीं चाहता, तो उसको बार बार फिर परेशान ना होना पड़े। तो क्या सोल्यूशन है यहाँ पर उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए जो अपने पार्टनर को चेंज करना चाहता है, उसकी सोच को बदलना चाहता है? इस पर क्या कहोगे आप? बिल्कुल। सो पहले तो मैं यही कहूंगी कि चाहे रिलेशनशिप में दो लोग इन्वॉल्व है, बट उनकी इंडिविजुअल भी कोई इंडिविजुअलिटी भी है, राइट? इंडिविजुअल जो उनकी पर्सनालिटी है। सो ये दोनों को समझना पड़ेगा कि एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को भी हम किस तरीके से मेंटेन रखें, राइट? दो लोग बिल्कुल एक जैसे हों, वो तो मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप्स में क्या, आप अपनी फैमिली में देख लो, आप जिनके साथ भी रहते हो, राइट? दो लोग बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते, उनके साथ भी तो आपकी वेज कई बार डिफरेंट होती ही होंगी कि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, आप उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे, फिर आप कोई और तरीका ढूंढते हो कि किस तरीके से आपके रिलेशनशिप में या फैमिली में दरार ना आए, राइट? सो वही चीजें जो है वो हमें रोमांटिक रिलेशनशिप में जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जो है जरूरत है। कि इट्स ओके अगर आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ यू नो पहली बात तो ये है कि अजम्पशन ना हो, जैसे कि मैंने बोला, कि क्लियर कम्युनिकेशन हो, कि ये पता तो हो कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है क्या, राइट? और उनको भी पता हो कि वो आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखी बैठे हैं वो आपको पता तो है कि वो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब कि एग्जिस्ट भी करती हैं नहीं, आप अवेयर भी हो कि आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं। कई बार तो पता ही नहीं होता, मुझे पता ही ना हो कि मेरे पार्टनर को मेरे से एक्सपेक्टेशन है क्या, राइट? सो एजम्पशंस की जिंदगी जीने से अच्छा ये है कि आप जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, अच्छे क्वेश्चंस पूछे अपने पार्टनर को कि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर क्या रहे हो, ताकि कुछ भी वहां सब ब्लैक एंड व्हाइट हो, कुछ ग्रे ना हो, राइट? कंफ्यूजन ना हो। दूसरा ये है कि आप उनकी इंडिविजुअलिटी को, जैसे कि आपने बोला, कि रिस्पेक्ट करो, कि चाहे ही हम रिलेशनशिप में हैं, बट दो लोगों की जो अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी है उसको हमने कैसे मेंटेन रखना है, राइट? तीसरा पॉइंट ये है कि आप फोकस उन्हीं चीजों के ऊपर करो जो आपके कंट्रोल में है। आपका पार्टनर क्या सोच रहा है या किस चीज तरीके से रिएक्ट करता है चीजों को लेकर, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में यही है कि आपको किस वे में कम्युनिकेट करना है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या कर सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में तो आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हो। सो वही फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी की आपके कंट्रोल में क्या है। और एक टाइम का बहुत इशू आता है रिलेशनशिप में। टाइम नहीं दे पाता एक पर्सन बहुत ज्यादा बिजी है काम में, और एक पर्सन के पास टाइम है तो दूसरा टाइम नहीं दे पाता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको कि वो उसको टाइम भी दे, और काम भी जरूरी है, तो वो क्या करे? टाइम का जो इशू है इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल। जो भी आपके लिए देखिए, जो भी रियलिस्टिक है आपकी सिचुएशन को लेकर, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि अम, मेरे लिए जरूरी है कि मैं बात करूं अपने पार्टनर से, बट मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे ही फोन पर, राइट? आप जो भी, एक होता है ना कि सोचते, जो आपको लगता है कि आप मेंटेन कर सकते हो, कि जिस तरीके की कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर से वो कम्युनिकेट करो कि ये जो है कम्युनिकेशन, इस तरीके की कम्युनिकेशन मैं मेंटेन कर सकता हूँ। अगर इससे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी तो आपको बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि आपको आपके पार्टनर को बताना पड़ेगा कि भाई मतलब मेरे लिए ये इनफ नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप और ज्यादा टाइम मुझे दो, राइट? और आप जो है इस वे में, पहले तो ये है ना कि आप एक तरीका, इस तरीके का आप
ढूंढो पहले तो आप ये देखो कि आपके लिए रियलिस्टिक है कि आपके लाइफस्टाइल को लेकर, आपके सर्कमस्टांसिस को लेकर कि कितना टाइम आप दे पा रहे हो। आप वो अपने पार्टनर को शुरू में ही बता दो, या उनको रिमाइंड करवाते रहो कि इतना मेरे लिए आइडियल है कि मैं टाइम दे सकता हूँ एज पर माई सर्कमस्टांसिस, राइट। इससे ज्यादा कुछ आप की कोई एक्सपेक्टेशन है तो आपको मुझे वो बतानी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं मीट कर पाओगे, सो उस वे में भी आप एक ऑनेस्टी जो है वो मेंटेन करो। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी मेंटेन नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने झूठे वादे कर दिए कि भाई ठीक है, मैं इससे ज्यादा बात कर लिया करूंगा, मैं ऐसे कर लिया करूंगा, वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक टाइम फिर से आ जाएगा जब फिर से आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सो उससे अच्छा ये है कि आप ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिस करो। फिर से फोकस करो, आपके कंट्रोल में क्या है। आपके कंट्रोल में यह है कि आप अपने पार्टनर को जो आपको आइडियल लगता है अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली वो आप कम्युनिकेट करो कि भाई इस तरीके की कम्युनिकेशन मैं मेंटेन कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। पलक मैम, एक बहुत ही शॉकिंग सा सवाल पूछना चाहता हूँ। हम्म। मुझे नहीं पता कि आपने उस खबर को, उस न्यूज़ को सुना है या नहीं। अभी हमारे इंडिया में एक काफी वायरल हुई एक न्यूज़। एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और मरवाने के या मरने के बाद उसको एक प्लास्टिक के डब्बे में, उसको सीमेंट के साथ उसको उसमें बंद कर दिया, उसके कई टुकड़े कर कर। तो सॉरी, मैं यहाँ पर व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, किसी तरह की कोई की हेट के हेट फैलाने की मैं कोई बात नहीं कर रहा या कोई सपोर्ट में नहीं हूँ। सिर्फ एक रिलेशनशिप के ऊपर एक एक लर्निंग के लिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक लड़की को क्या जरूरत पड़ेगी उसके हस्बैंड को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको ऐसी कंडीशन में कर देने की कि उसको खत्म ही कर दिया। तो एक रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो इसके यही मेरा सवाल है कि ऐसी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर, या आपका ओपिनियन क्या है? बिल्कुल। सो पहले तो बहुत सैड न्यूज है, बहुत डिसहार्टनिंग कि किसी के साथ ऐसा हुआ। um, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा जो एक होता है ना ऑल ऑफ अ सडन कि किसी ने किसी को मरवा दिया या इस तरीके का जो है वो एक्शन लिया, उसके पीछे जो है वो क्या ऐसी घटनाएं रही हैं जो कि इस लेवल तक बात जो है वो पहुंच गई। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि लड़की ने जो किया वो सही है। मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी उस रिलेशनशिप में जो भी क्रैक्स आए, हो सकता है शुरू से ही क्रैक हो, उसको एक होता है ना लड़की को शादी करनी ही नहीं थी वहां पर, मतलब उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है इस सिचुएशन को लेकर, ये शुरू कहाँ से हुआ, ये कौन कौन से वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनका रिजल्ट जो है वो एक बड़ा ऐसी सिचुएशन जो है वो बन गई, उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी रहेगा। मतलब मैं भी जो है अगर ऑफ कोर्स मुझे इस सिचुएशन के बारे में सुनकर पहला थॉट मेरे दिमाग में यही आता है कि इससे पहले क्या हुआ, ट्रिगर क्यों हुई वो लड़की की, उसने ऐसा किया, कहाँ से उसको ये मोटिवेशन मिली, राइट। ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने किया, बट उसकी कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड के साथ कैसी थी, बॉयफ्रेंड के साथ कैसी थी, क्या ये शादी उनकी एक लेजिट शादी थी, ये भी मेरे दिमाग में आया। क्या पता कि लड़की वहां शादी करना ही नहीं चाहती थी, राइट। या उसने किसी रीजन के कारण कर ली, उसका ये मतलब जो भी है प्लान ही था कि भाई मुझे ये प्लानिंग के साथ मुझे आगे बढ़ना है। अगर एक ऐसा रिलेशनशिप था जो कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप था बट एंड रिजल्ट उसका ये निकला है, तो मैं श्योर हूं कि यहाँ पर कुछ पहले इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे, कुछ पहले सिचुएशंस ऐसी बनी होंगी जो कि रिजॉल्व नहीं हुई या जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है कि ये लड़की किस एक्टिविटी के कैपेबल थी, राइट, वो नहीं समझ पाया कोई कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है कि वो एकदम मरवा ही दे जैसे आपने बोला, राइट। सो वो पीछे क्या है ऐसा मिस हुआ है इस सिचुएशन में, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ट्रिगर किस किस रीजन से हुई है वो लड़की, वो समझना बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में। मिस हुआ है इस सिचुएशन में, बहुत सारे गैप्स रहे होंगे, मतलब
बहुत ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी जो कि एक होता है ना, एड्रेस नहीं की गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, या मतलब उनको समझा नहीं गया कि भाई इसका रिजल्ट ये भी निकल सकता है। अब जैसे भी मैंने देखा है कि जब भी ऑफ कोर्स अगर कोई अब्यूज का भी केस आता है, राइट, तो उसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स पहले से ही होते हैं। जब वो रिलेशनशिप बनता है, चलो यहाँ पर शादी थी, बट जब भी वो रिलेशनशिप बनता है उसके थोड़े टाइम बाद ही कुछ रेड फ्लैग्स जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं कि भाई सिचुएशन उस लेवल पर पहुंच सकती है कि यहाँ पर फिजिकल अब्यूज हो, राइट, इस तरीके की सिचुएशन बन जाए। बट उन रेड फ्लैग्स को हम एड्रेस नहीं करते हैं राइट टाइम पर। हम वही हैं, सिचुएशन से भागते हैं या इमोशन से, या हमें लगता है कि भाई ठीक हो जाएगा। बट ठीक कैसे होगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। वही मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि कुछ ना कुछ जरूर इसका बैकग्राउंड रहा होगा इस सिचुएशन का। और वैसे भी जो न्यूज वाले हैं उनका तो काम ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, तो मतलब कि उनकी लाइफ के बारे में, उनके रिलेशनशिप को थोड़ा सा अ, गहराई में जाकर देखने की जरूरत है कि ऐसा हुआ तो क्यों, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अच्छा, बीच में आपने शादी का नाम दिया तो शादी से मेरे माइंड में एक सवाल और आ गया। मैं ये अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं सपोर्ट में बोल रहा हूँ कि पलक मैम लव मैरिज को सपोर्ट करना पसंद करते हैं या अरेंज मैरिज को, और अगर हाँ तो क्यों, लव मैरिज को या अरेंज मैरिज को, किसको सपोर्ट करेंगे आप? एक हेल्दी मैरिज, मैं सच बताऊं मेरी कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं है, लव हो या अरेंज हो, मुझे ये लगता है कि रिस्पेक्ट हो उसमें, एक हेल्दी मैरिज हो। हेल्दी मैरिज का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखूं कि वो बहुत हैप्पी डेज ही होंगे, उसमें 100% हम बिल्कुल खुश रहेंगे। मुझे इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि एक मैरिज को चलाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, कुछ दिन होंगे ऐसे चैलेंजिंग भी होंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ना करें उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की। एक हेल्दी मैरिज ओवर लव मैरिज या अरेंज मैरिज। बट हाँ, जरूर मैं ये जरूर समझती हूँ कि चाहे अरेंज भी हो, बट मेरे पास एक होता है ना, एक मौका मैं अपने आप को दूं कि मैं उस पर्सन को जितना समझ सकती हूँ उतना समझ सकूं शादी करने से पहले। कुछ आई नो इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है कि जो होना होता है वो तो होता ही है। अगर किसी ने आपको, एक होता है ना, एक रिलेशनशिप खराब होना है तो वो तो हो ही जाएगा, चाहे आपने पर्सन को समझने की भी ट्राई की है। बट एक होता है ना, अपनी खुद की एफर्ट भी मैटर करता है कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया ना उस पर्सन को समझने की, या मतलब शादी करने से पहले कि मुझे एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता हो कि इस पर्सन का नेचर ऐसा है, हमारे में इस तरीके की अगर कभी प्रॉब्लम आई तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ताकि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को पहले ही प्रिपेयर्ड भी रखो, और आप जो है पहले से सीखो कि मतलब अगर इश्यूज कोई आएंगे तो मुझे किस तरीके से मैं रिजॉल्व जो है वो मेरे लिए करना ठीक रहेगा। ऐसी कोई मेरी प्रेफरेंस नहीं है लव अरेंज की। मुझे लगता है कि हैप्पी एक हेल्दी मैरिज हो, नॉट हैप्पी बट हेल्दी मैरिज, जिसमें कि अप डाउन दोनों से हम सीखें और लाइफ अच्छे से बिताएं। जी। पलक जी, एक सवाल आपके लिए, आप चाहो तो इस सवाल का जवाब दे सकते हो और आप चाहो तो इस सवाल को स्किप भी कर सकते हो, हम अगले सवाल पर जाएंगे। मैं भी जानना चाहूंगा और जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं या आगे सुनने वाले वो भी मुझे लगता है जानना चाहिए, क्या पलक जी भी रिलेशनशिप में हैं, और अगर हैं तो क्या पलक जी की रिलेशनशिप में कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस वक्त पलक जी खुद क्या करते हैं अपनी उस रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए? कोई एक दो टिप्स अगर आप देना चाहो तो वो भी दे सकते बिल्कुल। जी, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, अभी मेरा फोकस थोड़ा मेरे करियर के ऊपर है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स में मैं रही हूँ, और मुझे भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आई हैं। और मैंने भी यही आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पर कम्युनिकेशन हम इफेक्टिव वे में नहीं करते हैं, तो वो एक होता है ना क्रैक, छोटा सा क्रैक बड़ा बड़ा होता होता फिर बहुत बड़ा हो जाता है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने पार्टनर को भी मौका दो कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से। जरूरी नहीं है कि वो आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो आपको डिफेंसिव ही होना है, या मतलब एक होता है ना कि उस मोड में चले जाना है कि भाई मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, या इसका मतलब तो यही है। आप एक एक्टिव लिसनिंग का टूल वहां पर यूज करो। आप खुद देखोगे कि जिन भी रिश्तों में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स या मैरिज, जिन भी रिश्तों में आपने एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस की है, वो रिलेशनशिप आपके इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे।
ये काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है कि आप अगले पर्सन को मौका दो कि वो अपनी बात कर पाए आपसे, और आप उनको एक नॉन जजमेंटल वे में आप उनको सुन सको। इसी से बहुत चीजें, क्योंकि जब आपको वैलिडेशन, फॉर एग्जांपल मेरा पार्टनर मुझे सुन रहा है, राइट, मुझे वो वैलिडेशन मिल जाएगी, मेरे इमोशंस वैलिडेट हो जाएंगे एंड मेरा रिश्ता उनसे खराब इतना नहीं होगा। अगर होगा भी तो मैं कॉन्फिडेंस फील करूंगी कि हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है हमेशा ध्यान दो जब भी आप एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हो। और पलक जी, एक कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। तो जब वो दाल बराबर हो जाती है, तो फिर वापस से उस दाल को एक मुर्गी की तरह कैसे कैसे वो देख सकता है, कैसे बनाकर रख सकता है, या कैसे इसको मेंटेन करके रख सकता है। जब कोई पर्सन रिलेशनशिप में आता है, तो स्टार्टिंग पीरियड बहुत हैप्पी होता है, जैसे अभी आपने बताया है कि फिल्मों में हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, लेकिन जो रियल लाइफ रिलेशनशिप है उसमें जो स्टार्टिंग लाइफ है उसमें हैप्पी स्टार्टिंग होती है। एंड का मुझे नहीं पता कि मुर्गी दाल बराबर है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल। सो ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल यूज किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुर्गी दाल बराबर इसीलिए लगने लगती है क्योंकि हमें जब एक होता है ना कि हमने जो पिक्चर इमेजिन की होती है कि हैप्पी ही होंगे हम रिलेशनशिप में, बट थोड़ा सा भी रफ पैच आता है तो हमें लगता है यार इतना अच्छा नहीं। तो वो अब हमें दाल बराबर लगने लग गई है, हालांकि वो है मुर्गी, बट हमें दाल बराबर लगने लग गई है। सो इसीलिए मैंने बोला कि दोनों ही टाइम आप ये देखो कि एक रिलेशनशिप एक पैकेज है, राइट। अब एक पैकेज में सब कुछ ही आता है। आपका बहुत अच्छा टाइम भी आएगा जब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है आपको, राइट। उसमें वो टाइम भी आएगा जब आपको लगेगा कि भाई शायद इतना अच्छा नहीं चल रहा है, या अब मुझे इतना एक होता है ना कि इंटरेस्ट नहीं रह गया, या मतलब अब इतनी एक्साइटमेंट नहीं। तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है, तो आप उसकी भी उतनी ही वैल्यू करो। अगर आपको पता है कि दोनों ही टाइम की इक्वल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने एक पैकेज, एक रिलेशनशिप एक पैकेज के लिए साइन अप किया, उसमें सब कुछ ही आएगा, राइट। सो आपको वो मुर्गी जो है वो दाल बराबर जो है इतनी आसानी से लगेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कि दोनों जो है पार्ट है इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, दोनों तरीके के अप्स एंड डाउन दोनों ही हिस्सा है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि एफर्ट मैटर करता है, दोनों तरफ से एफर्ट मैटर करता है। um, जब आपको फील होता है ना कि आपका पार्टनर आपको सुनने के लिए रेडी है, आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप कुछ भी बात करो, जो मैंने बोला एक्टिव लिसनिंग, राइट, आपको सुनने के लिए रेडी है, तो अपने आप ही वो जो है ना आपका एक हैप्पीनेस आप फील करते हो, एक मेंटेन रहती है रिलेशनशिप में। इम्बैलेंस इतनी आसानी से नहीं होता। सो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हो। जैसी सिचुएशन है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो। एक इल्यूजन की जिंदगी जीने से अच्छा ये है कि जो एक रियल रिलेशनशिप में जो एक दोनों ही, जैसे मैंने बोला, अप एंड डाउन दोनों की ही वैल्यू करो आप। सो आपको जो है मुर्गी दाल बराबर नहीं लगेगी। आज के टाइम पे मोबाइल फोन है, वो लगभग हर किसी के हाथ में। वो एक छोटा बच्चा भी है, एक यंग भी है, एक एज्ड पर्सन भी है। लगभग सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है फ्री में, डाटा यूज करने के लिए। तो जब हम स्टडी करते थे, मैं पढ़ता था, उस वक्त मेरे पास तो कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं था कि इतनी सारी चीजें हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ भी। लेकिन आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि शायद 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में जो लड़के या लड़कियां पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इस मोबाइल की बदौलत वो भी बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो क्या उनको अपने उस स्टडी लाइफ में, उस स्टूडेंट को क्या रिलेशनशिप में आने की जरूरत है, या आने की क्या जरूरत वाकई में है कि वो इतनी जल्दी मोबाइल की बदौलत रिलेशनशिप में अपने आप को मूव कर लेता है या कर लेती है? तो क्या मोबाइल इसी के लिए बना है कि वो पर्सन रिलेशनशिप में आ जाए? क्योंकि मोबाइल में सीखने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है।
नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव साइड भी। लेकिन रिलेशनशिप में एक मोबाइल भी बहुत बड़ी वजह है जो किसी को भी आसानी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, या एक सिस्टम है। तो आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उन्हें अपनी स्टडी लाइफ के साथ साथ रिलेशनशिप को बरकरार रखने की जरूरत है, या फिर इसको उनको बिल्कुल अपनी स्टडी की तरफ ही फोकस करना चाहिए, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के बाद वो रिलेशनशिप में आए? तो आपका क्या एक मैसेज रहेगा या क्या एडवाइस होगी उन सब स्टूडेंट्स के लिए? हाँ बिल्कुल। मतलब जब छोटे होते हैं, मतलब बच्चे 8th क्लास का तो बच्चा ही हो गया, तो उस टाइम पर जो हमारी रिलेशनशिप की डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है, जबकि हम ग्रोन अप हो गए हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम मतलब करियर में हैं, राइट। सो वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो जो एक बच्चे की रिलेशनशिप की जो एक डेफिनेशन है या उसका तरीका है जो उसको समझ में आता है कि रिलेशनशिप ये होता है, वो बहुत डिफरेंट है, राइट। वो विद टाइम जो है ऑफ कोर्स इस टाइम पर हमारी प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, जो कि ऑफ कोर्स हम एक छोटे, जैसे हम पहले छोटे थे, जिस तरीके की रिलेशनशिप उस टाइम पर हम हमें लगता था कि ये रिलेशनशिप है, वो आज हमारी डेफिनेशन नहीं है, राइट। दूसरा जो आपने बोला कि अब जो टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी अगर है वहां पर आपके सामने है, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट तो आप हो गई, राइट। एक ट्रिगर है, उसको कंप्लीटली अगर हम देखें तो इतना रियलिस्टिक भी नहीं लगता कि कंप्लीटली एकदम बैन ही हो कि बच्चे के पास मतलब फोन ना हो। अगर आप नहीं भी दोगे तो वो कहीं बाहर से इधर उधर से देख लेगा, फोन टेक्नोलॉजी यूज कर लेगा, राइट। सो वो जो ट्रिगर है वो ऑफ कोर्स वो उसको एकदम से वैनिश करना जो है वो पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है आजकल की दुनिया में। बट ये है कि आप अपने बच्चे को एटलीस्ट एजुकेट करो कि आप उस टेक्नोलॉजी को किस वे में जो है वो अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। इट्स ओके टू गेट एक्सपोजर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, या मतलब अगर उस टाइम पर जो एक मतलब 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के जो मतलब बच्चे हैं, ऑफ कोर्स उनके हार्मोनल्स भी चेंज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होंगे इन चीजों को, रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहेंगे, या अपने ऑपोजिट जेंडर के बारे में जो है वो जानना चाहेंगे, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल एक प्रोसेस है। बट आप अपने बच्चे को एजुकेट किस तरीके से कर रहे हो कि ओके देयर ये चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, इसके कारण आपकी अट्रैक्शन इन चीजों में ज्यादा बढ़ रही है, बट आप किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाओ। इस इन चेंजेस के साथ हेल्दी वे में डील करने का तरीका ये है। थोड़ा सा उनको एजुकेट कर दो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हमें अच्छे तरीके से यूज करना है, और जो भी उनकी उस टाइम पर बचपने का जो भी वो प्यार कह लो, या मतलब जो भी रिलेशनशिप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको भी किस तरीके से अच्छे वे में मतलब हैंडल करना है। क्योंकि मुझे जो लगता है ना कि वो उस टाइम पर आपके हार्मोनल चेंजेस इतने हो रहे होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हो इन चीजों को लेकर। अच्छा, तो पलक जी, एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं या आगे आपको सुनने वाले, जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी, और जो रिलेशनशिप में नहीं है उनके लिए भी, और जो अभी रिलेशनशिप से अ, निकल चुके हैं या रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं उनके लिए एक फाइनल मैसेज क्या होगा? मेरा फाइनल मैसेज जो है वो सबके लिए, पहले तो यही एक कॉमन मैसेज ये होगा कि आप जिस भी तरीके की इमोशंस फील कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे एक मेजर शिफ्ट आ गया है आपके रिलेशनशिप में, चाहे खत्म हो गया है, आप अपने इमोशंस से भागो मत। क्योंकि एक रीजन है कि आप उन इमोशंस को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट। उसमें आपकी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व था, उसके ऊपर असर पड़ा है उस रिलेशनशिप के कारण, एंड आपका जो भी रिस्पॉन्स है उस सिचुएशन में वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल और वैलिड रिस्पॉन्स है। उसके बाद जो ब्रेकअप से डील कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगी कि आप जो है उस वॉइड को अब एक हेल्दी वे में फिल करने की कोशिश करें। आप देखिए कि आप किस तरीके से एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास जो है आप डेवलप कर सकते हो, ताकि ये जो जर्नी है आपकी ग्रीविंग की, इसमें आपको एक जेन्युइन हेल्प जो है वो मिल सके। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको मैं ये बोलूंगी कि आप कॉन्शियस एफर्ट करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ा रियलिटी चेक करो, और कोशिश करो कि आपकी कम्युनिकेशन जो है आपके रिलेशनशिप में वो एक अच्छे तरीके से आप जो है वो मेंटेन कर पा रहे हो और यूज भी कर पा रहे हो। ओके, तो मैं व्यूअर्स के साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी चल रही है, तो बहुत बढ़िया।
अगर आप किसी तरह की कोई स्ट्रगल जोन में है रिलेशनशिप को लेकर या ब्रेकअप को लेकर, तो आप इस स्ट्रगलिंग जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, कोई तरीका नहीं मिल रहा, तो आप पलक जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और साथ में आपको एक और सपोर्ट सिस्टम हमने बीच में बात की थी, उसमें जर्नलिंग पर बात हुई थी। तो इनके जो जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं उनका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप उसको बाय कर सकते हैं और आपको वो हेल्प करेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लाइक करना। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आज आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। आपको रिलेशनशिप को एक हेल्दी वे में कैसे ग्रो करना है, कैसे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की ओर जाना है। तो आपको बहुत सारी बातें आज, बहुत से सवाल जो ऐसे थे जो आपको इन सब चीजों के लिए हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या कोई रिलेशनशिप के ऊपर कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, या आप चाहते हैं कि पलक डडवाल जी के साथ हम एक और वीडियो लेकर आए, आप किसी स्पेशल टॉपिक रिकमेंड करना चाहो जो पलक जी के साथ हम डिस्कस करें, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा पलक जी से दोबारा से टाइम लेने का। तो शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उन्हें भी कुछ सीखने में, ग्रो करने में, अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मिले। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस की अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका और पलक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच बंटी जी।